श्री अकाल नीलम मैडम। सत श्री अकाल जी। थैंक यू। मैं SHH ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਝੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ SHH ਦਾ ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਤਥਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮੈਂਟਰ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन। एक मिनट मैम, एक मिनट। हाँ, हेलो मैम। जी हाँ, माँ तुम्हें प्रणाम सीरीज में आप सबका वेलकम करती हूँ। HSS मेंबर्स, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम अ वंडरफुल पर्सन डॉक्टर नीलम मैम। इनके बारे में क्या कहूँ, बहुत खुशी हो रही है कि एक खास शख्सियत के साथ इस सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिनसे हम सब डेली सीखते हैं। HSH की या कहूँ हम सबकी ही मॉर्निंग अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करती रहती है। माइंड मेथड के बहुत सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स भी लेती रहती है। उनकी बुक हो या फिर यूट्यूब चैनल, बहुत ही सरल तरीके से हमें रूब्रिक्स को समझाने की कोशिश करती है। तो आइए आज के खास दिन की शुरुआत नीलम मैम के साथ करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। HSH वेलकम्स यू। प्लीज कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत कुछ मेरे बारे में कह दिया। इतने योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी ये कोशिश करती रहूंगी कि सभी को कुछ ना कुछ दे सकूं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक अवादिया, आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आप नवरात्र की शुरुआत में सारे ऑल दीज 9 डेज आप कोई ना कोई गेस्ट बुलाते हैं और उनसे वेबिनार्स करवाते हैं। दिस इज माय फर्स्ट वन। आज फर्स्ट नवरात्रा है। पहले तो माँ के नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Secondly, thank you, Dr. Ashok Avadia, for this platform of learning, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का। और एक और बड़ी बात कि कल हैनीमैन डे है। कल हम पूरे वर्ल्ड में हैनीमैन डे मनाया जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमें जिंदगी दी है, जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया, और जिनके चले हुए रास्ते पर चलकर हम लोगों को क्योर देते हैं। आप सभी को नवरात्र की एंड हैनीमैन डे की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मेंबर्स को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की, हिंदू नववर्ष की और गुड़ी पड़वा की। और हम क्लास शुरू करते हैं। वेलकम दीदी जी। आज सुबह मैंने अपने ग्रुप में एक केस डाला था। वो केस वीट एलर्जी का है, सीलिएक डिजीज का है। एक लेडी है जिनको बहुत सालों से सीलिएक डिजीज है। अभी वो 42 इयर्स की हैं। उनको माइनर थैलासीमिया भी है। उनको ब्लड भी बहुत बार चढ़ चुका है। केस लिखते समय बहुत डिटेल में केस नहीं लिखा जाता, इसलिए मैंने बहुत सारी बातें हैं जो जरूरी था वो मैंने लिखा। बाकी अब मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हम उनकी मेडिसिन तक पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज जस्ट 18 व्हेन आई गॉट मैरिड। बहुत जल्दी शादी हो गई और सीलिएक डिजीज होने की वजह से मुझे 2-3 बार मिसकैरेज हुआ। हमेशा मैं बीमार ही रहती थी। 2 बार हॉस्पिटल गई। मुंह में छाले हो जाते थे, बार हो जाते थे। लेकिन आपको पता है इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह मेरे इन-लॉज थे। वो मुझे इतना तंग करते थे, ओहो डॉक्टर साहब आप सोच नहीं सकते कितना तंग करते थे। और आपको पता है कि मेरा TSH फर्स्ट टाइम जब करवाया, इट वॉज हाउ मच? इट वॉज मोर देन 200। मैंने जिंदगी में किसी का TSH इतना हाई नहीं देखा। तो बोले कि 200 से ज्यादा मेरा TSH था।
और सबकी वजह यही, घर में इतना डिस्प्यूट चलना, हर वक्त लड़ाई चलनी। मुझे सीलिएक डिजीज, मैं बीमार इतनी हो गई, बहुत ज्यादा बीमार। और 125 mcg जो गोली मेरी थायरोनॉम है वो अभी भी चल रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये बीमारी थी जिस वजह से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, पहले 2010 में, फिर 15 में, फिर 17 में। और वैसे भी माइनर थैलासेमिक होने की वजह से भी ब्लड कम हो जाता था, और दांत भी खराब हो गए, सभी दांतों में कैविटीज हो गई। फिर बच्चे पैदा हुए, बेटा वो भी बीमार, वो भी सीलिएक डिजीज से सफर कर रहा है। बेटी, उसको टाइप 1 डायबिटीज और सीलिएक डिजीज, दोनों की दोनों। कि हाल तो देखो मेरा, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे वो हैं। और मेरे मदर की डेथ बहुत, जब मैं छोटी थी, आई वॉज अबाउट 5-6 years, तभी मदर की डेथ हो गई थी। तो मेरे कुछ देर पहले ब्रदर को कुछ हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। HB मेरा कम हो के 6 तक रह जाता है, मिट्टी खाने को इतना मन करता है, मेरा शरीर इतना कमजोर, इतनी डाउन के उठ ही नहीं सकती। और सास ऐसी थी कि उठो, ये काम करना है, वो काम करना है। बहुत बुरा हाल, डॉक्टर साहब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना ज्यादा बुरा हाल था, कितना उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, कितना ज्यादा, कि बच्ची भी पैदा की है, वो भी बीमार ही पैदा की है। नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, पेट में इतनी गैस, इतनी एसिडिटी, तो शरीर गिरा हुआ, हर वक्त कमजोरी, वीकनेस। और जब उनसे पूछा कि अपने स्वभाव के बारे में बताओ, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आता है कि किसी को मार ही दो, या इतना ज्यादा कि मैं इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ, मत ही पूछो, इतनी गंदी तरह से मैं बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को मैंने क्या यही सिखाना है, ऐसे संस्कार ही सिखाने हैं कि इतनी गंदी जुबान, मेरी लैंग्वेज इतनी गंदी, इतनी फिल्थी कि पूछो मत। बहुत ज्यादा बोलते बोलते लैंग्वेज ही सारी खराब ही हो गई, हर वक्त मुंह से कुछ ना कुछ गलत बोल देना और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, फिल्थी लैंग्वेज। और काम देख के मुझे गुस्सा आना भी, ओहो, अब मेरी शरीर में तो हिम्मत है नहीं, कहाँ से काम करूंगी, लेकिन करना तो पड़ता ही था, फिर भी मैं करती थी। मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरा सब बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ आकर ही मुझे प्रॉब्लम हुई और मुझे माइग्रेन हो गया। अभी 10-15 साल हो गए, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द होता है, कितने कितने दिन होता रहता है, सेहत की तो पूछो ही मत, पूरी टोटल गड़बड़, मेरी भी सेहत खराब, मेरे बच्चों की सेहत भी खराब, तीनों के तीनों हम इसी तरह से, टोटल फ्रस्ट्रेशन, रोना, अकेलापन, घर वाला कोई पसंद ही नहीं करता, कोई बुलाता नहीं है, कोई पसंद नहीं करता। और अगर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो थोड़ा मेरा साथ दें, नो, वो भी अपने माता पिता की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, माँ तो मेरी थी नहीं, पिता ने कभी मेरी बात सुनी नहीं, क्या सुनते वो, तो मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो गई, टोटल जिंदगी। पेट में गैस, सिर में गैस चढ़ जाती है, फिर माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं कर सकती, और इन सब चीजों ने मुझे तोड़ दिया। ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज्यादा कपड़े डाली जाऊंगी, चिंता बहुत ज्यादा, तो शरीर के अंदर कुछ नहीं है, शरीर अंदर से कांपने लग जाता है, नींद नहीं आती, और भी बहुत सारी चीजें। थोड़ी हिप में प्रॉब्लम है, चलने से चला नहीं जाता, वेरिकोज वेन्स हैं, एंड
वेन सारी ब्लू हो गई है, चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ गैस एंड खारिश, अर्टिकेरिया। कौन सी बीमारी ऐसी है जो मुझे नहीं हुई? एंड कभी किसी अस्पताल जाना है तो मेरे से नहीं जाया जाता, कभी किसी लिफ्ट में जाना है, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है, डेंटिस्ट के कमरे में नहीं जा सकती। और एक बात और कि मुझे हमेशा रोशनी चाहिए, मुझे ये बंद कमरे, पर्दे लगे हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं कहती हूँ कि इनको पर्दों को हटा दिया जाए ताकि उधर से रोशनी आए। सो दिस इज द केस। ये ऐसी चीजें हम हर रोज करते हैं। सो दिस इज वेरी बेसिकली दिस इज वेरी सिंपल कि वो किस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है सारा कुछ। जी, कोई डॉक्टर, हम वी आर 91 पीपल ऑन दिस वीडियो चैट। सो 2-4 लोग तो बताओ कि जी। हाँ, discontent and dissatisfied. ओके, डार्क, सर आवाज नहीं आती, बीच में आवाज रुक जाती है आपकी। डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड और मैम एक टॉर्मेंटेड फीलिंग है ना उसमें, टॉर्मेंटेड। जी, टॉर्मेंटेड और ailment from abuse being ailment from being abused, anger suppressed, anger suppressed, abusive, Ma'am, speech offensive. speech offensive और Rudeness. और Delusion, every disease he has. delusion, every disease he has. एक Okay. एंजाइटी साइंस भी लगा मुझे मैम। वो बच्चों को गालियां देती रहती है, फिर बाद में उसको लगता है कि मैं उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही हूँ और गालियां भी देती हूँ, तो उनको क्या एग्जाम्पल Okay. दे। Okay. being और tortured. और delusion poor, delusion poor, helplessness feeling of और पर्दे देखो। नहीं चाहिए, है? खुला चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। देखो, ओपन एयर नहीं, ओपन एयर वाला कुछ नहीं है सच, लाइट चाहिए। उसने बोला है कि मुझे लाइट चाहिए, ये सब कुछ जो पर्दे वर्दे नहीं लगने, मुझे लगता है कि लाइट उधर से आए। सो इसके लिए एक रूब्रिक है, लाइट डिजायर फॉर। या Ma'am, So, persecuted. Yeah. persecuted, yeah, persecuted और Delusion, neglected. He or she is neglected. okay, neglected, persecuted, neglected और हस्बैंड forsaken, हस्बैंड का क्या? हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते तो What is वही that? अकेलापन, delusion alone. चल, अभी हम इसका एनालिसिस करते हैं। जब भी मेरे पास कोई केस आता है, मैं उसको हमेशा पहले एक बार पढ़ती हूँ, दूसरी बार पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको सोचती हूँ कि ये कहाँ घूम रहा है, ये किस चीज की बात कर रहा है। तो इस लेडी ने मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही बात की है, वो बीमार है, बीमार क्यों है, उसके पीछे एक ही रीजन है। उसने पूरी स्टोरी में एक ही बार, बार बार एक ही बात की है, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड शी इज, के उसे सताया गया है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ हर सफरिंग।
यही कारण है उसकी सफरिंग का कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। अभी एक डॉक्टर ने बोला था डिल्यूजन टॉर्मेंटेड। सो परसिक्यूटेड एंड टॉर्मेंटेड बहुत पास पास है। चलो यहाँ पर मैं एक छोटा सा और केस बताती हूँ जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और ये मैंने बहुत बार बहुत वीडियोस में इस केस का जिक्र किया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए बताऊंगी। बहुत पुरानी बात है। इट वाज जब हम 30 इयर्स पहले जब हमने माइंड पे स्टडी करना शुरू किया था, तब की बात है। तो एक लेडी आई, बाहर बेल हुई, तो उन्होंने बोला कि हम ये कुछ सेंसस के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तो अपने बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम है, उसका हल हो सकता है। मैंने कहा बोलो। तब तो हमारी बहुत बिगिनिंग थी इस सिस्टम में। मैंने कहा बताइए क्या हुआ। कहते कि वो ना अपने बाल नोचती है, बाल नोच नोच के उसने सारा अपना सिर बाल्ड किया हुआ, टोटल बाल्डनेस है, कोई भी उसके सिर पे बाल नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले आना उनको। वो ले आए, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। वो ले आए, एक बार आए, उसके मदर काफी कुछ बोलते रहे। तब हमें क्या आता था, अकेली बेलाडोना आती थी, 8, 10, 20, 50 रूब्रिक आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने जैसे ही सुना वैसे ही डॉक्टर मान को फोन किया। मैंने कहा जी वो लड़की तो बड़ी स्माइल पास करी जा रही थी, अपना विग डाला हुआ था और चेहरे, फेस के ऊपर और सिर के ऊपर पूरा दुपट्टा लिया हुआ था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बेलाडोना दे दो। कहते हाँ दे दो। आई गेव हर बेलाडोना। एंड इसमें एक रूब्रिक भी है, टू पुल वंस हेयर, उसमें 4-5 मेडिसिन हैं, तो उन्हें बेलाडोना भी है। तो बेलाडोना दे दी, 30 में दी, 200 में दी, 1 में दी, 1 महीना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं। होम्योपैथी पर तो विश्वास तो किसी को जल्दी जल्दी वैसे भी नहीं होता। तो अगले महीने आई उसकी मम्मी। हर टाइम जब वो लड़की अपने मम्मा के साथ आती थी तो वो लड़की चुप रहती थी, उसकी मम्मी बोलती थी हमेशा। तो अगली बार फिर आए, मैंने फिर डॉक्टर मान को फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो फर्क नहीं पड़ा, तो अभी हम ऐसे ऐसे करके दूसरी मेडिसिन दे दें। आई थिंक इट वाज टेरेंटुला समथिंग, पल्साटिला, पता नहीं क्या, 3-4 मेडिसिन थी। मैंने चारों मेडिसिन 1 करके दे दी। 3-4 महीने बीत गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, रूब्रिक तो ठीक ही लगाए थे। फिर मेरे मन में एक बात आई कि लड़की तो कभी बोलती ही नहीं, हमेशा ही उसके मम्मा बोलते हैं। तो मैंने लड़की को बोला कि आप ऐसे करना, अगली बार जब आओगे ना तो अकेले आना और टाइम निकाल के आना 1 घंटा। उन्होंने कहा ठीक है। वो आगे अगली बार अकेले आए और उन्होंने मुझे, मैंने कहा जी मुझे ये बताओ कि ये शुरू कब हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि जब मैं 10 साल की थी तब मुझे, मेरे मदर को हार्ट अटैक हो गया एंड शी वाज इन द हॉस्पिटल। तो मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था बिकॉज आई वॉज एल्डर। अपनी 3 सिस्टर से मैं बड़ी थी। मैं इतना घर का काम करती थी, फिर भी मेरे पापा मुझे डांटते ही रहते थे। हर वक्त गालियां निकालनी, डांट देना, पिटाई कर देनी, बस यही सब कुछ करते रहे। और तभी से मेरी वो प्लग करने की आदत पड़ गई। उन दिनों में मैं डॉक्टर राजन शंकरन को भी पढ़ रही थी। तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि कुछ दिन पहले ही मैंने डॉक्टर राजन शंकरन का कुछ ऐसा पढ़ा है, अपॉन whom she is dependent, समथिंग ऐसा। तो मेरे मन में आ गया कि डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज तो है। तो मैंने बोला गुस्सा करते, गुस्सा तो बहुत आता है। तब वो शी वाज 25 years old एट दैट टाइम। अब तो ये 30 साल पुरानी बात है। तो मैंने ये रूब्रिक लगाया, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज और शी इज, जो भी है। तो डॉक्टर राजन शंकरन ने इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया, अपॉन whom she और he is dependent। ये किसी रिपोर्टरी में नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो देयर वर 2 मेडिसिन्स, वन वाज लाइसिन, सेकंड वाज चाइना। तो मेरे दिमाग में एकदम आया, मैंने कहा ये तो ना गुस्सा इतना ज्यादा, वायलेंट एंगर, पक्का लाइसिन होगी।
आप इमेजिन नहीं करोगे, तब मेरे पास एक छोटी, लाइसिन कभी यूज नहीं की थी, छोटी सी वायल में येलो कलर के ग्लोब्यूल्स वाली लाइसिन पड़ी थी, पता नहीं 10 साल पुरानी थी, कितने साल पुरानी थी। मैंने उसमें से वो 4 गोलियां दी छोटी छोटी और बोला कि हफ्ते के बाद आना। जैसे ही उन्होंने वो गोली खाई, उनकी 15 साल पुरानी आदत, क्योंकि तब वो जब मेरे पास आए थे शी वॉज 25, और जब वो 10 इयर्स के तब से उनको ये प्रॉब्लम थी। जस्ट एक लाइसिन की 30 की एक डोज से वो ठीक हुए, और वो अगले ही दिन भागे भागे आए कि मैं तो दिन में 10 बार अपने बाल प्लग करती हूँ, और अभी तो मैंने कल से तो मेरा सिर में हाथ ही नहीं गया। इट वॉज वेरी एस्टॉनिशिंग point for me. It was very surprising for me. How can वो काली सी गोलियां, वो पता नहीं कितने साल पुरानी, क्या अभी भी उनमें इफेक्ट था? ऑफ कोर्स था। पीली पीली गोलियां मैंने ऐसे ही उनको दे दी एंड वो बिल्कुल ठीक हो गए। जस्ट कुछ दिनों में उनके थोड़े थोड़े हेयर ग्रो हुए, और ये बात है अगस्त की। दिसंबर में उनका बर्थडे हुआ करता था, तो उन्होंने दिसंबर में कहा कि अब मैं आगे से विग नहीं डालूंगी। वहां से मुझे जो एक रास्ता दिखा, वो जो 2 मेडिसिन थी, लाइसिन एंड चाइना, वो 2 मेडिसिन मैंने इतने केसेस में इस्तेमाल की कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां पर भी कोई एक रीजन बनता है, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या कुछ भी ऐसे लोग जो पेशेंट को बहुत तंग करते हैं, या पेशेंट उनके द्वारा सताया गया होता है, जिनके ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट है, तो वहां पे ये रूब्रिक आएगा, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। परसिक्यूटेड एक बड़ा रूब्रिक है। परसिक्यूटेड में जो डिग्री है वो थोड़ी टॉर्मेंटेड से कम है। टॉर्मेंटेड तो यहां तक भी होता है कि खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं देना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवा के देने। हमने ये देखा है अपने पेशेंट्स में। मैंने दोनों तरह के, चाइना एंड लाइसिन, दोनों तरह के बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। तो यहाँ पर ये तो एक बात इस केस में पक्की थी कि वो टॉर्मेंटेड है। परसिक्यूटेड में भी ये हो सकता है मेडिसिन होंगी, लेकिन टॉर्मेंटेड तो पक्का है। जो बार बार अपने मदर इन लॉ की बात कर रही है, बार बार अपने इन लॉज की बात कर रही है कि मैं कितनी कमजोर होगी, मैं कितनी वीक होगी, लेकिन ये सुबह मुझे 5 बजे उठा देते थे और सारा दिन काम काम काम। कहूं तो किसको कहूं? माँ को कहूं? माँ तो जब मैं छोटी थी तभी चली गई, फादर को कहने को कोई फायदा नहीं है, हस्बैंड थे नहीं, वो तो उन्हीं के थे। पूरा इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, एंड दिस वाज द रीजन ऑफ माय सफरिंग, ये उन्होंने बोला। सो सारी स्टोरी डिल्यूजन टॉर्मेंटेड के इर्द गिर्द ही घूमेगी। दूसरी बात, मैं हर केस को डिवीजन कर लेती हूँ कि इसके साथ रिलेटेड। अब दूसरी बात ये है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, डोल्टी फिल्दी लैंग्वेज यूज करनी है। तो एंगर, वायलेंट, ये नेक्स्ट रूब्रिक होगा। वायलेंट, एंगर, वायलेंट, एब्यूसिव, बहुत ज्यादा गालियां निकाल देनी, और इंसल्टिंग इसी के साथ ही, फिल्थी लैंग्वेज, यूज फिल्थी लैंग्वेज। और क्या बोलते हैं कि मैं इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ, तो क्या मेरे बच्चे ये सीखे? नो, मैं हमेशा उनको अच्छे संस्कार देती हूँ, मैं उनको अच्छी बातें सिखाती हूँ कि प्लीज मेरे जैसा मत बनना, मेरे तो सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे। तो ये क्या आएगा? व्हाट इज दिस? कोई भी बताइए आप में से कि ये क्या है जो अपने में इतना गुस्सा देखती है और चाहती है कि मेरे बच्चे इस तरह के ना हों? वो क्या होगा? मैं उनको अच्छा संस्कार देना चाहती हूँ,
बताइए, बहुत बार मैंने ये रूब्रिक करवाया और बहुत बार मैंने ये यूज किया है। एंजाइटी कंसाइंस है क्या मैम? एंजाइटी क्या है? कंसाइंस, नहीं। एंजाइटी कंसाइंस। और थोड़ा और करो, थोड़ा आगे जाओ। मैम आइडियलिस्टिक। दिस इज आइडियलिस्टिक। वो बहुत अच्छे घर की लेडी है, बहुत अच्छे। जब मेरे साथ उनकी बात हुई तो शी वॉज वेरी डिसेंट लुकिंग वुमन, बहुत ज्यादा। और अब वो इतने गुस्से में है, इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, लेकिन नहीं चाहती कि उसके बच्चों में वो चीजें जाए। दिस इज आइडियलिस्टिक। एक मैंने पिछली बार शायद एक केस बताया था जिसमें एक लेडी टीचर कहती है कि मैं बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को संस्कार बांटती हूँ। जहां पर भी संस्कार की बात आए, जहां पर भी ऐसी बात आए कि मैं उनको अच्छा सिखाती हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, वहां पे आइडियलिज्म आएगा। एंजाइटी कॉन्शियस होता है, थोड़ा गिल्ट होता है, खुद में गिल्टी होती है, लेकिन यहां पर आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक में पहले सिर्फ 4 मेडिसिन हुआ करती थी, लेकिन अभी इसमें 8 मेडिसिन ऐड हो गई। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड में 2 मेडिसिन हुआ करती थी, चाइना एंड लाइसिन, लेकिन अभी 2 और ऐड हैं जो मैंने अभी तक यूज नहीं की, एक्वामार एंड डेंड्रोपोल। ये 2 मेडिसिन है। और आइडियलिस्टिक में 8 मेडिसिन होगी। एक्वापेट, मुझे तो नाम भी कई मेडिसिन के नहीं पता, इतनी नई नई मेडिसिन आ गई हैं। ब्रास, कॉस्टिकम, चाइना, इग्नेशिया, इग्निस, लाइको, प्लेटिना। सो सबसे पहला जो मेरा रूब्रिक था दैट वाज वीट एग्रीवेट। हर वीट के केस में वीट एग्रीवेट तो हमने लेना ही लेना है। सीलिएक डिजीज में, वीट एलर्जी में, या जिनको वीट सूट नहीं करता, वीट एग्रीवेट, ये सिर्फ मर्फी में रूब्रिक है जिसमें 27 मेडिसिन है। सेकेंड रूब्रिक हमने लिया डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। थर्ड हमने लिया एंगर वायलेंट एंड अब्यूसिव। नेक्स्ट लिया हमने आइडियलिस्टिक। और उसने क्या बोला था कि बाकी तो मुझसे कोई नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, वो भी उनकी साइड लेती है। दिस इज फोरसेकन फीलिंग। माँ नहीं है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है, पिता को कुछ बता नहीं सकती, और हस्बैंड वो पहले ही पेरेंट्स की तरफ है, तो यहाँ पे आ गया फोरसेकन कि मैं तो त्यागी हुई हूं सभी के द्वारा। और जो लास्ट था, जो उन्होंने कहा कि मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ, इतनी कमजोर, मेरे से काम ही नहीं बनता, कुछ भी काम नहीं होता। तो हम जनरलिटीज में वीकनेस का रूब्रिक है जो मैं बहुत कॉमनली लेती हूँ, जनरल्स वीकनेस, एक्यूट डिजीजेस ड्यूरिंग। चाहे सीलिएक डिजीज एक बड़ी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, लेकिन इसके सिम्टम्स रोज रोज देखने को मिलते हैं, तो मैं हमेशा ये वीकनेस ड्यूरिंग एक्यूट डिजीजेस लेती हूँ। इसमें 51 मेडिसिन है। तो जब इन सब को मैंने इकट्ठा किया, देयर वाज ओनली 1 मेडिसिन एंड दैट वाज चाइना। 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 लाइसिना मैडम। चाइना चाइना लाइसिन नहीं आएगी, लाइसिन नहीं आएगी अभी हम। चाइना। दिस इज चाइना। सो लाइसिन नहीं आएगी। लाइसिन क्यों नहीं आएगी ये भी हम अभी डीडी करेंगे इसका। लाइसिन में डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, ये भी है, उसमें एंगर वायलेंट भी है, वो एब्यूसिव भी है, वो उसमें फोरसेकन भी है। लेकिन लाइसिन एक डॉग की सलाइवे से बनी मेडिसिन है, उसमें डॉग्स वाले कैरेक्टर्स है। मेरे घर में एक डॉग है, रॉटवाइलर डॉग है, तो
जब भी मैं उसको डांट देती हूँ, जब भी उसने कुछ गलत किया, मैं उसको डांटती हूँ कि जेफ व्हाट हैव यू डन, ये क्या किया तूने। वो पता क्या करता है, वो 1 सेकंड में मेरे साथ आके लग जाता है। उसका क्या मतलब होता है, सॉरी फॉर दैट, कि जो मैंने किए सॉरी। डॉग इस तरह से बिहेव करता है, उसको डांट पड़ रही है, मुंह नीचे किया हुआ है और वो मेरे साथ आके चिपक गया, उसका मतलब है आई एम सॉरी फॉर दैट। इस औरत ने कहीं भी सॉरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लाइसिन में रिमोर्स एंड रिपेंटेंस बहुत क्विक होता है। जब मैं अपने डॉग को डांटती हूँ, वो 1 सेकंड में मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। 1 सेकंड मीन्स क्विक, बहुत जल्दी। इसी तरह के ये पेशेंट्स होते हैं। जब मैं लाइसिन के पेशेंट्स को देखती हूँ, उनमें क्विक रिपेंटेंस होता है, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, साथ के साथ तुरंत तभी के तभी झट से वो माफी मांग लेती हैं। लेकिन इस औरत ने एक बार भी माफी की बात नहीं की, गुस्से की बोली कि डॉक्टर साहब ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस तरह के हों, मेरे बच्चे मैं नहीं, ये नहीं मैं चाहती कि वो भी मेरी जैसी लैंग्वेज यूज करें। मैं तो चलो करती हूँ, गलत बात है, लेकिन उसने एक बार नहीं बोला कि मैं तभी बच्चों से माफी मांगती हूँ या गलत बोलती हूँ, मुझे बड़ा मेरी कॉन्शियस गिल्टी होती है। नो, की बात नहीं की। सो ये लाइसिन नहीं हो सकते। लाइसिन में रिपेंटेंस तो 100% देखा है हमने, और वो भी बहुत क्विक रिपेंटेंस। रिमोर्स इजी एंड क्विक। रिमोर्स एंड रिपेंटेंस में क्या फर्क होता है, दोनों में पश्चाताप है, दोनों में पछतावा होता है, लेकिन रिपेंटेंस वाला कहता है कि मैं अब आगे से ये नहीं करूंगा। रिमोर्स में पछतावा होता है कि ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी रेपर्टरी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बहुत हल्के से मीनिंग डिफर करते हैं। तो जब मैंने ये सब रूब्रिक्स डाले, आई वॉज एस्टॉनिश्ड के 7 रूब्रिक थे, 7 में ही चाइना थी। और लाइसिन में जनरल वीकनेस नहीं है, जबकि इस औरत ने वीकनेस की। वैसे भी हम चाइना में वीकनेस बहुत पढ़ते हैं, ब्लड लॉस के कारण वीकनेस, इन जनरल बहुत वीकनेस वो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन लाइसिन में वीकनेस नहीं होती, लाइसिन में आइडियलिज्म नहीं होता। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे नो इस तरह के ना बने, वो उनके संस्कार अच्छे होने चाहिए। और जो उसके पास और मेडिसिन खड़ी है, प्लेटिना आइडियलिस्टिक है। प्लेटिना का आइडियलिस्टिक वाला भी मैंने उसका मैंने टाइटल रखा था, द मोस्ट माइल्ड लेडी एंड शी वॉज प्लेटिना। हालांकि कभी हम लोग सोच नहीं सकते कि प्लेटिना माइल्ड होता है, बहुत खुद सोचते हैं कि बड़ा इगोइस्टिक होता है, बड़ा ये होता है, लेकिन बहुत ज्यादा आइडियलिज्म प्लेटिना में होता है। इग्नेशिया, प्लेटिना, चाइना और कॉस्टिकम, एंडलाइको, ये पहले 4-5 दवाइयां होती थी, अब तो और भी कई सारी ऐड होती हैं। तो प्लेटिना भी टॉर्मेंटेड नहीं है, वो तो टॉर्मेंट लोगों को देने वाली औरत है। सो टॉर्मेंटेड में अगर हम लेते हैं तो वहां पे सिर्फ चाइना आती है, लाइसिन आती है, डेंड्रोपोल आती है, और एक और जो एक्वा समथिंग वो आती है। सो दिस इज द केस। अब आगे देखिए कि किस तरह से आगे हुआ। इनको हर वीट एलर्जी के पेशेंट को देखने का मैं एक पैटर्न फॉलो करती हूँ, जो मैं अक्सर डॉक्टर्स को बताती हूँ कि ये पैटर्न है जो मैं फॉलो करती हूँ। पहले 30 की एक डोज दी, नेक्स्ट मंथ में 201 डोज, नेक्स्ट मंथ में 101 डोज, और 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स मैं इन केसेस को दोबारा से इनका टीटीजी एंड एचबी, ये 2 चीजें करती हैं, फर्क पाती हैं,
तो ये दोनों मैं टेस्ट HB एंड TTG ये करवाती हूँ। तो जब मेरे पास आए थे इनका HB 6 था, 3 महीने के बाद इनका HB हो गया 8.7 और इनका TTG हो गया 3.17 जो कि 12 से कम होना चाहिए। और ओवरऑल इन्होंने क्या बोला कि डॉक्टर साहब बहुत ठीक महसूस कर रहे हैं। जब पेशेंट चाहे उसकी फिजिकल प्रॉब्लम ठीक हो चाहे ना हो, जब वो मानसिक स्तर पर बोलेगा कि मैं डॉक्टर साहब बहुत ठीक महसूस कर रही हूँ, अभी इसको 2-2.5 साल हो गए आई थी, ये 2 साल हो गए पूरे। तो ओवरऑल मैं बहुत ठीक हूँ, तब से माइग्रेन नहीं हुआ, तब से इचिंग नहीं हुई और वीट मैं बिल्कुल नहीं खाती, 100% वीट बंद किया हुआ है। कभी भी एंटीबायोटिक्स एंड एंटासिड लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये चीजें तो मैं बहुत बार बार लेती थी। 1 डे फिर नेक्स्ट बार 1 डे माइग्रेन हुआ लेकिन वो जल्दी ठीक हो गया। उसके 3 मंथ्स के बाद फिर इन्होंने अपना टेस्ट करवाया, that was 5.39 एंड इन्होंने अपनी शुगर भी HbA1c 3 मंथ्स वाला जो होता है वो करवाया, that was 5.5 क्योंकि ये डायबिटिक नहीं है। उसके बाद हर महीने 1M हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब 1M कंटिन्यू किया एंड TTG was 3.37 which should be less than 18 और यहाँ पर हमने उनका ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए थे, उनका वंस इन अ वीक हमने वीट उनका गेहूं स्टार्ट करवाया। हम क्यों 6 मंथ्स का टाइम देते हैं कि 6 मंथ्स के लिए बिल्कुल भी आप गेहूं नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है। वीट एलर्जी या सीलिएक डिजीज ये छोटी आंत की स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है। होता क्या है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होते हैं, हल्के हल्के हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं एलर्जी की वजह से। और जब हम इनको बोलते हैं कि बिल्कुल भी आपने वीट नहीं लेना, तो उस टाइम में वो ग्रो होते हैं एंड इट टेक्स अबाउट मोर देन 6 मंथ्स टू ग्रो दीज विलाई। ये विलाई ग्रो होने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। तो 6 महीने तक हम उनको बिल्कुल भी कोई वीट नहीं दे सकते। बहुत सारे डॉक्टर्स का मैंने देखा है कि 3 महीने दवाई दे दी, अब आप खाना शुरू करो, फुल खाना शुरू करो, और फिर उनकी एलर्जी बहुत बढ़ जाती है। दिस इज नॉट द वे। अगर हमने किसी की एलर्जी ठीक करनी है, सीलिएक डिजीज ठीक करनी है या उनकी इम्यूनिटी ठीक करनी है, तो उसके लिए एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि उनकी विलाई कब तक ग्रो करते हैं, दैट टेक्स 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक हम उनको बिल्कुल कुछ नहीं दे सकते। सो नेक्स्ट वाज 3.37, उसके बाद 1.59। यहाँ पर वो ऑल्टरनेट डेज पे ले रहे थे, पहले वंस इन अ वीक, फिर ट्वाइस, अब यहाँ पे 3 टाइम्स ऑल्टरनेट डेज पे 1.59 और TSH was 6। यहाँ पर उनके ऑलमोस्ट 1.25 साल बीत गए एंड उन्होंने बोला कि मैं डेली वीट खा रही हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उनका TTG देखो 1.59। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें ये बताएगी कि ये पेशेंट ठीक है? सिर्फ आपकी रिपोर्ट बता सकती है और कुछ भी नहीं। रिपोर्ट ही बताएगी कि उनका किस तरह से उनका वीट एलर्जी या सीलिएक डिजीज चल रही है। और अभी ऑलमोस्ट इनका सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड बीच में कभी कभार इनको बीच में एक बार ये गिर गए थे, चोट लग गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं इनको दिया। मैंने कहा अगर ज्यादा आपके पेन होती है, क्योंकि मैं कभी भी इन बीमारियों को ठीक करने के लिए बीच में कोई भी दवाई देके मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती। मैंने कहा ज्यादा प्रॉब्लम है, एक आधी कोई पेन किलर लेनी है तो ले लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। और इनका एक बार TTG आया था 2.1। सो कम से कम 6-8 इनकी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं एंड ऑल आर, कभी बढ़ा ही नहीं, हमेशा ठीक ही रहा। अब 2 इयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन है
एंड इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे सीलियक हैं, दोनों बच्चों को सीलियक डिजीज है और उनका भी इलाज चल रहा है मेरे से ही, और उनकी दवाइयां दोनों की डिफरेंट है। तो वो कभी फिर किसी टाइम पे हम उनके केसेस भी डिस्कस करेंगे। सो आज नवरात्रास की शुरुआत में मैंने एक फीमेल जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित थी उनका केस आपके सामने पेश किया ताकि औरतों पे जो ये सब कुछ होता है उसको दूर किया जा सके, उनकी सफरिंग को दूर किया जा सके। सो दिस वाज द केस। अगर किसी डॉक्टर्स ने कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज अपना अनम्यूट करके क्वेरीज कर सकते हैं। जी जी जी, डॉक्टर रिंकू। हाँ मैम, मैंने ये पूछा कि मतलब जैसे पेशेंट जब बच्चों को डांटती है या चिल्लाती है तो उसको उसका पछतावा होता है, ऐसा आपने केस में लिखा था? नहीं, पछतावा होता होगा, लेकिन उसने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मुझे बहुत पछतावा होता है। वो उसने बात क्या की कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करती हूँ भी आप सोच नहीं सकते। पर मेरे मन में होता है हाय हाय बच्चे क्या सीखते होंगे, बच्चे ना ऐसी बातें सीखे मेरे से, बच्चों के संस्कार अच्छे होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्या बोलती हूँ, मैं गलत बोलती हूँ। वो बोल रही है कि मैं गलत बोलती हूँ, पर पछतावे वाला वर्ड, सॉरी का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने वो रिपेंटेंस एंड रिमोर्स वगैरह कुछ नहीं किया। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैडम रिपीटेशन कब तक करना चाहिए उसमें? किस चीज का रिपीटेशन जो करते हैं आप, रिपीटेशन आप मेडिसिन का जो करते हैं ना हर महीने, वो नियम का बोले ना आप। मैं सुनो, हाँ तो कितने? हाँ, मैं ऑलमोस्ट हर महीने 1 ml की 1 डोज देती हूँ। और हमारे डॉक्टर मान हैं जिनकी जो मेरे गुरु हैं, उनसे कोई भी केस वीट एलर्जी का ठीक नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुद बताते हैं कि मैं तो दोबारा दवाई रिपीट ही नहीं कर सकता जब पेशेंट के कोई सिम्टम्स ही नहीं है। मैंने कहा सिम्टम्स तो तब आएंगे ना कि अगर पेशेंट खाएगा। अब हमने बंद किया है, सिम्टम्स नहीं है, लेकिन दवाई जब हम देंगे तो उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। तो मैं हर महीने 1 ml की 1 डोज रिपीट करती हूँ, लेकिन 5-6 महीनों के बाद मैं कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ कि वाईएस दे दूं या सैक्लैक दे दूं 1 डोज, ऐसे भी कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली 12 महीनों में मैं 8 से 10 बार तो रिपीट करती हूँ। ये तो मैंने फॉलो, जिन पेशेंट्स में रिपीट नहीं होती वो ठीक नहीं होते, ये मैंने देखा है। सो इसलिए मेरा ये यही पैटर्न है, हर वीडियो में मैं यही पैटर्न बताती हूँ, 30, 200, 1 ml एंड कीप गिविंग 1 ml। डॉक्टर जैन शॉल्टन जो नीदरलैंड से हैं, उन्होंने, हमने यहाँ पे पटियाला में उनका सेमिनार करवाया था इन 1998। तो वो ये पैटर्न फॉलो करते थे कि पेशेंट को वो 30 to 100 यूज नहीं करते थे, वो 1 ml से स्टार्ट करते थे, हर महीने 1 ml ही देते थे। सो आई थिंक आई फॉलो हिज सिस्टम कि हम अगर किसी की इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए, लेकिन जो मेरे और डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं और बीमारियों के, उनमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। क्योंकि अगर सुनो, पेशेंट की एक बार भी वीट एलर्जी 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद एक बार भी बढ़ गई, मान लो 10 तक चाहिए और 20 हो गई, तो पेशेंट एकदम खाने को पड़ेगा कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे इंक्रीज होगी। तो इसलिए उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि मैं जो 1 ml पोटेंसी रिपीट करती हूँ वो उससे बचा के रखती है। और कभी भी जो ढंग से दवाई लेते हैं, जो रेगुलर दवाई लेते हैं, कभी भी उनकी नहीं इंक्रीज होती। बहुत रेयर है कि कभी ऐसा। और कौन से केसेस में ऐसा रिपीटेशन होना चाहिए मैम? जैसे किसी में क्रॉनिक केसेस रहते हैं, सोरायसिस रहता है। नहीं, सिर्फ मैं वीट एलर्जी का ये पैटर्न फॉलो करती हूँ। जो सीलिएक डिजीज है, ग्लूटेन एलर्जी है, इन्हीं केसेस में अकेला करती हूँ। बाकी केसेस में
सो सिर्फ वीट एलर्जी के केसेस में मैं ये पैटर्न फॉलो करती हूँ। तो मैडम ये थोड़ा आप आइडियलिस्टिक बिहेवियर जो है, आइडियलिज्म लिया है रुब्रिक, उसके बारे में थोड़ा समझा देंगे? जी, आइडियलिज्म होता है आदर्शवाद, जो आदर्शवादी लोग होते हैं, जो संस्कार फॉलो करते हैं। इसकी मेरी वीडियो भी बनी हुई है। तो जब भी पेशेंट आके बोलता है कि ऐसे होना चाहिए, दुनिया में लोग बुरे क्यों हैं, लोग अच्छे होने चाहिए, बच्चे पढ़ते क्यों है, क्यों नहीं, उनको पढ़ के कुछ बनना चाहिए, जहां पर भी पेशेंट चाहिए वाली बात करता है कि हमारे देश में करप्शन नहीं होनी चाहिए, लोग गलत काम करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां पर हम आइडियलिज्म लेते हैं। जहां पे पेशेंट के मन में होता है कि आदर्शवाद हो, कि हमारे जो मॉरल्स हैं बहुत हाई हो, हम अच्छे काम करें, हमें ऐसा करना चाहिए, जहां पर भी चाहिए वर्ड का इस्तेमाल हो, वहां पर आइडियलिस्टिक आता है। जी डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी, आइए जी। क्या कहने, शानदार, बहुत अच्छा रहा। आपसे नया सीखने को मिलता है जी। और कोई क्वेश्चन यदि है तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू दीदी फॉर कमिंग विद अस इन HSS। जी थैंक यू सो मच। सभी को एक बार फिर से थैंक यू। नवरात्र की शुभकामनाएं, और पढ़ते रहिए, होम्योपैथी के झंडे गाड़ते रहिए, होम्योपैथी को बहुत आगे तक लेके जाइए। थैंक यू दीदी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।